तो आदाब, नमस्कार, गुड इवनिंग, सत श्री अकाल। एक बार फिर आप तमाम लोगों का स्वागत है क्राइम तक की कहानी के इस एपिसोड में। उम्मीद है पूरी क्राइम तक फैमिली अच्छी होगी। तो जय हिंद गाइस, एक नई इंटरेस्टिंग स्टोरी आपके लिए लेके आ चुका हूं। तो चलिए सबसे पहले अपन स्टोरी को स्टार्ट कर लेते हैं। कहानी पर किसी देश के लिए अपने देश के वास्ते जासूसी करना इज्जत और फख्र की बात होती है। जान जोखिम में डालकर खबरें निकालना, सूचनाएं हासिल करना, और एक जासूस की ज़िंदगी हमेशा ख़तरे से भरी होती है। लेकिन कोई अपने ही देश के खिलाफ जासूसी करने लगे तो फिर उसे सीधे और साफ लफ्ज़ों में गद्दार कहते हैं। ये कहानी एक ऐसी ही हिंदुस्तानी महिला की है, और कहानी कोई इतिहास के पन्नों में नहीं है दर्ज, ये बहुत हाल की है, सिर्फ 10 साल पुरानी है। 2010 की बात है। 2010 अप्रैल का महीना था, शायद 24 अप्रैल, और दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल है जो टेररिस्ट और बाकी चीज़ों को हैंडल करती है। बड़े अच्छे अच्छे अफसर इसमें से निकले हैं, मेरे बहुत सारे इसमें दोस्त भी हैं। तो स्पेशल सेल को एक केस दिया गया था ऊपर से, और कहा गया था कि आप दिल्ली इंटरनेशनल एयरपोर्ट पहुँचिए, इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट, और वहाँ से आपको एक लेडी आ रही है, उनको अरेस्ट करना है। स्पेशल सेल की टीम वहाँ पहुँचती है। एयरपोर्ट से एक लेडी बाहर निकलती है। उनके पास ऑलरेडी डिप्लोमेटिक पासपोर्ट था। डिप्लोमेटिक पासपोर्ट आमतौर पर उन्हीं लोगों के पास होता है जो बड़े ओहदे पे होते हैं। और इन महिला का ख़ास तौर पर यह था कि यह बहुत ख़ास इसलिए थी कि ये पाकिस्तान के इस्लामाबाद हाई कमीशन में, इंडियन हाई कमीशन में तैनात थी, और सेकंड सेक्रेटरी इनका पोस्ट था, लेवल था। तो पाकिस्तान जैसे देश में जहाँ हमेशा उथल पुथल रहता है, जहाँ हमेशा इंडिया और पाकिस्तान के जो एम्बेसी में काम करते हैं उन पे खुफिया एजेंसियों की बड़ी नज़रें रहती हैं कि कोई जासूसी तो नहीं कर रहा है, कोई दुश्मन से तो नहीं मिल गया है, कोई कागजात तो नहीं चुरा रहा है, कोई सूचनाएं तो लीक नहीं कर रहा है। तो इन दो जगहों पे, चाहे पाकिस्तान की एम्बेसी में इंडिया में जब पोस्टिंग होती है तो पाकिस्तान भी बड़ी नज़र रखता है अपने उन तमाम स्टाफ पे। इसी तरह से इंडिया की भी जब पाकिस्तान में पोस्टिंग होती है, जो लोग वहाँ काम करते हैं पाकिस्तान की एम्बेसी में, हमारी खुफिया एजेंसी और हमारी विदेश मंत्रालय, चूँकि एम्बेसी के स्टाफ तमाम जो हैं वो फॉरेन मिनिस्ट्री के अंडर में आते हैं, विदेश मंत्रालय, तो उनकी बड़ी नज़र होती है, रॉ की बड़ी नज़र होती है कि हमारा कोई स्टाफ मिल तो नहीं गया, दुश्मनों ने अपने जाल में तो नहीं फंसा लिया। तो इस्लामाबाद के इंडियन एम्बेसी में तैनात एक लेडी 24 अप्रैल 2010 को इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट से बाहर आती हैं। जैसे ही बाहर आती हैं उन्हें बड़ी हैरानी होती है, क्योंकि बाहर आने के बाद अचानक सादी वर्दी में दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल के लोग उन्हें घेर लेते हैं, बाहर लेकर आते हैं, गाड़ी में बिठाते हैं और सीधे लोधी कॉलोनी स्पेशल सेल के दफ्तर ले जाते हैं। तब तक उन महिला को पता भी नहीं था कि उनके साथ क्या हो रहा है। वो बता रही हैं कि मैं फॉरेन मिनिस्ट्री में काम करती हूँ, इंडियन हाई कमीशन में हूँ, सेकंड सेक्रेटरी हूँ, बट कोई जवाब नहीं दिया जाता है। स्पेशल सेल के दफ्तर लाया जाता है और इसके बाद उन्हें बताया जाता है पहली बार कि आपको यहाँ क्यों लाया गया। उनके पास से कुछ बैग में जो सामान था उसमें तलाशी ली जाती है। 7 पेपर निकलते हैं। वो पेपर वो थे जो उनके उस काम के हिसाब से उनके पास नहीं होने चाहिए थे। वो कुछ खुफिया डॉक्यूमेंट्स थे, और जो उनका पेशा था वहाँ पे, उस हिसाब से उनको अपने साथ लेके वो ट्रैवल भी नहीं करना चाहिए था। इन लेडी का नाम था माधुरी गुप्ता, उम्र 53 साल, 53, 2010 में, अब 63 होगी। और इनके ऊपर इल्ज़ाम जो उनको सुनाया गया उस वक्त, वो कहा गया कि आप पे इल्ज़ाम है कि आप पाकिस्तान के लिए जासूसी करती थी। इसके बाद इनको स्पेशल सेल ने लंबी पूछताछ की, अदालत में पेश किया गया, फिर कस्टडी ली गई, और फिर पूरी पूछताछ के बाद एक कहानी सामने आती है। माधुरी गुप्ता दिल्ली की रहने वाली थी। इनके माँ और बाप साउथ दिल्ली में रहते थे। एक भाई था, भाई यूएस शिफ्ट हो गया और अमेरिका में ही काम करने लगा। ये यहीं थी, पढ़ाई लिखाई में तेज़, जासूस बनने का शौक था, लेकिन जासूस बन नहीं पाई। फॉरेन मिनिस्ट्री में नौकरी लगी। उसके बाद ये दिल्ली में रही पहले, और दिल्ली में इन्होंने काफ़ी काम किया। दिल्ली के अलावा फिर ये बगदाद गई, बगदाद के अलावा कुआलालंपुर गई, और ऐसी कई जगह पे इनकी पोस्टिंग हुई।
आखिर में फिर 2007 के आसपास इनसे कहा गया कि आपको पाकिस्तान जाना है, और पाकिस्तान में प्रेस एंड इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट में स्टाफ बनाकर इनको भेजा गया। उसकी वजह ये थी कि इनकी उर्दू बहुत अच्छी थी, और ये उर्दू की कहानी भी ये थी कि एक तो जासूसी करनी थी, तरक्की करना था, तो इन्होंने पहले ही उर्दू बाकायदा ट्यूटर रखा, उर्दू सीखी, और यहाँ तक कि फिर बाद में जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी में जाकर पर्शियन, फ़ारसी भी सीखी और उसका भी कोर्स किया। 2007 में ये पाकिस्तान पहुँचती है। पाकिस्तान में सेकंड सेक्रेटरी इनका पोस्ट, और काम इनका ये था कि पाकिस्तान के छपने वाले तमाम उर्दू न्यूज़पेपर को ये ट्रांसलेट करके उसमें वो खबरें जो हिंदुस्तान के काम की चीज़ें हों वो आगे बढ़ाएंगे। उर्दू के अच्छी जानकार, यही काम करना है इनको। और इसके अलावा जो प्रेस ब्रीफिंग होती थी, जो पाकिस्तान के मीडिया के लोग आते थे, उनके साथ इनके मतलब आपको राब्ता कायम करना है, और प्रेस ब्रीफिंग और बाकी चीज़ों के लिए। तो ये उनका काम था। बट ये शुरू से चाहती थी कि इनको एक जासूस के तौर पर रखा जाए, वो पूरा नहीं हुआ मकसद। तो वहाँ पे अब उर्दू अखबारों के ट्रांसलेशन से काम शुरू करती हैं, और धीरे धीरे फिर प्रेस ब्रीफिंग के ज़रिए पाकिस्तान के मीडिया के से इनका संबंध बनता है, जान पहचान होती है। ख़ास बात ये थी कि इनको महंगे परफ्यूम, अच्छी ड्रेसिंग, कपड़े महंगे, ये सारी चीज़ों का बड़ा शौक़ था, और इसी वजह से पाकिस्तान मीडिया के ज़रिए कुछ पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी के लोगों की इन नज़रों में आई। और हमेशा हर देश में जो इस तरह के एम्बेसी में लोग होते हैं, उनमें एक तरह से घुसपैठ के लिए लोग ढूंढते हैं किसी कमज़ोर कड़ी को। तो जिस तरीके से बेतकल्लुफ़ी से बातें करना और फिर ये लोगों से घुलना मिलना जल्दी शुरू किया माधुरी गुप्ता ने, ये बात पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी तक पहुंची और कहा कि ये कमज़ोर कड़ी है, अगर इसको शीशे में उतारा जाए तो काम बन सकता है। दूसरा, उनके ज़रिए जब उनकी मुखबरी शुरू की पाकिस्तानी अथॉरिटी ने, तो पता चला कि वो शॉपिंग और इन सब चीज़ों के बड़ी शौकीन, पैसों की बड़ी ज़रूरत, क्योंकि ख्वाहिशें बड़ी थी। तो ये सारी चीज़ें वो थी कि जिसके ज़रिए आप किसी को जाल में फांस सकते हैं। इसी के बाद पाकिस्तान सीक्रेट सर्विसेज ने इंडियन एम्बेसी में घुसपैठ के लिए माधुरी गुप्ता को निशाना बनाने का फ़ैसला किया। इसके बाद एक एजेंसी का आदमी, जो पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी का, जिसका निक नेम था राना, वो राना अपने आप को उसने एक जर्नलिस्ट बनाया, उसके कार्ड वार्ड तैयार हुए। उसके बाद वो इस्लामाबाद की एम्बेसी में प्रेस ब्रीफिंग के दौरान अक्सर आने लगा, और इसी ब्रीफिंग के दौरान एक दूसरे पत्रकार जो पहले से आया करते थे, उसने राना का इंट्रोडक्शन माधुरी से कराया। इसके बाद राना और माधुरी चूँकि वहीं पे अपने घर पे आसपास रहती थी, तो कई बार फिर मिलना जुलना शुरू हो गया। राना की उम्र भी करीब 55 साल के आसपास थी, और माधुरी की उम्र भी 53 के कुछ 8 साल, और 5-6 या कुछ साल अब रह गए थे उनकी रिटायरमेंट में। तो दोनों की अब दोस्ती धीरे धीरे शुरू होती है। राणा अपनी पूरी जाल में फांस लेता है, पैसे खर्च करता है, और फिर दोनों में एक तरह से इश्क शुरू हो जाता है। अब माधुरी के घर राना का आना जाना शुरू होता है, राना इधर उधर घुमाता भी है, और इसी दौरान में अब राना को ये पता चलेगा कि माधुरी पैसों के लिए कुछ भी कर सकती है। इसी दौरान दोनों के बीच में संबंध बने, और उस संबंध के कुछ तस्वीरें राना ने उतार ली। और फिर शुरुआत में कुछ छोटी कि मैं एक जर्नलिस्ट के तौर पे मेरा नाम हो जाएगा, कोई खबर दे दो, छोटी मोटी जानकारी उसने माधुरी से ली, लेकिन वो एक चारा था, क्योंकि असली जानकारी कुछ और चाहिए थी। इसके बाद धीरे धीरे वो पूरी जब जाल में फंस गई, तब उसने अपना असली वो बताया कि मुझे ये इन्फॉर्मेशन चाहिए, तुम्हें जितने पैसे चाहिए तुम्हें देंगे। लेकिन माधुरी को लगा कि ये गद्दारी होगी देश से, लेकिन वो ऑलरेडी कदम बढ़ा चुकी थी, फिर पैसे का लालच था। इस दौरान में राना ने बाकी रही सी कसर पूरी करी, जो तस्वीरें थी उन दोनों की, उसने कहा कि मैं इसको लीक कर दूंगा। एक तरह से ब्लैकमेल भी किया। माधुरी उसके आगे झुक गई, और इसके बाद वो जब तब वो क्लासिफाइड डॉक्यूमेंट्स जो कि उसको नहीं देना चाहिए, वो सारी सूचनाएं अलग अलग देना शुरू कर देती है। सारी सूचनाएं वो हासिल करती है एम्बेसी से, उसके बाद अपने घर जाती, और अपने घर के कंप्यूटर से और अपने एक दूसरे जो उसने एक मेल आईडी क्रिएट किया था, उसके ज़रिए वो पाकिस्तान के उस सीक्रेट सर्विस के शख्स को, राणा को, ये सारी जानकारी मुहैया कराती।
बदले में उसे पैसे मिलते और पैसे उसके सारे पाकिस्तान के बैंक में ट्रांसफ़र हो रहे थे। कुछ उसने दिल्ली के भी बैंक के नंबर दिए थे। इस दौरान में कुछ ऐसी चीज़ें हुई, कुछ ऐसी इन्फॉर्मेशन जो कि सिर्फ दिल्ली से गई नहीं, दिल्ली से और पाकिस्तान में वहाँ पे जो एम्बेसडर हैं उन तक होनी चाहिए थी, उसकी जानकारी पाकिस्तान की सरकार तक पहुँच गई। तो ये बड़ा एक खलबली मचा कि ऐसा कैसे हो सकता है। ये अभी तक तो 2-4 लोगों के लेवल पे बात थी। तो यहाँ पे कुछ दाल में काला नज़र आया और उसके बाद रॉ ने और फॉरेन मिनिस्ट्री ने यह तय किया कि इस्लामाबाद के एम्बेसी के स्टाफ पे नज़र रखी जाए। इसके बाद हर एक की निगरानी शुरू हुई। धीरे धीरे हर एक की निगरानी में पाया गया कि बाकी सबका रूटीन ठीक है, एम्बेसी का काम होता है। उसके बाद कुछ लोग उसी कंपाउंड में हैं, कुछ अपने घर चले जाते हैं। घर के बाद कहीं कुछ फैमिली या दोस्तों के साथ मिलना जुलना, उसका भी पीछा किया गया। कोई एबनॉर्मल चीज़ मिली नहीं। लेकिन जब माधुरी गुप्ता की मुखबरी की गई तो कई चीज़ें सामने आई। एक ये पता चला कि कोई एक शख्स जो उनके घर आता जाता है वो राणा था। राणा के बारे में जब पता किया गया तो पता चला ये तो पाकिस्तानी सीक्रेट सर्विस का है, ISI का नहीं था। फिर उनके बैंक और इस सारी डिटेल्स की तलाशी ली गई तो दिल्ली के कुछ बैंक में पैसे मिले, वो पैसे जो जिसका कोई अकाउंट नहीं था कि ये कहाँ से आए। डाउट शुरू हुआ। इसके बाद एक आखिरी कंफर्मेशन के लिए ये तय किया गया कि इसमें कितनी सच्चाई है और क्या ये वाकई डॉक्यूमेंट्स बाहर लीक कर रही है। एक झूठी खबर पाकिस्तान इस्लामाबाद एम्बेसी में पहुंचाई जाती है और जानबूझ के उसको इस तरह से वहाँ पे लीक किया जाता है जो स्टाफ के सामने कि अगर इनमें से कोई होगा तो वो पाकिस्तानी एजेंट को ज़रूर देगा। ये बात माधुरी गुप्ता तक भी पहुँचती है और माधुरी गुप्ता ये इन्फॉर्मेशन राणा को लीक कर देती है। उसके बाद पता चला कि 2-4 दिन के बाद वो पलट के आ गया कि ये खबर भी पाकिस्तान तक पहुँच गई है। तो ये जाहिर हो गया कि इसमें माधुरी इन्वॉल्व है और खबर चूँकि झूठी थी। इसी के बाद तय हुआ कि अब माधुरी को पूछताछ करनी चाहिए। लेकिन ये था एक इशू कि माधुरी को पाकिस्तान में अगर एम्बेसी में ही पता चल गया कि उसके ऊपर शक है और वो पाकिस्तान के लिए जासूसी कर रही है, हमें पता चल गया है, तो फिर एक झमेला और बखेड़ा खड़ा हो जाएगा। लेकिन अब उसे इंडिया लाना है और इंडिया में कैसे उसको लाया जाए कि उसको शक भी ना हो, क्योंकि कुछ वक्त पहले ही वो वापस इस्लामाबाद भी गई थी, तो छुट्टी भी नहीं दे सकते और शक भी नहीं होनी चाहिए। इत्तफाक से फिर ये तय हुआ उसी वक्त एक सार्क मीटिंग थी कुआलालंपुर में। तो उस कुआलालंपुर की सार्क मीटिंग में, चूँकि पाकिस्तान भी सार्क का हिस्सा है, शामिल होना था, तो मैसेज दिया गया माधुरी गुप्ता को कि सार्क मीटिंग के लिए कुछ एजेंडा तैयार करना है। चूँकि पाकिस्तान के मीडिया में इस मीटिंग को और बाकी चीज़ों को लेके क्या कुछ छप रहा है, चल रहा है, तुम उर्दू के सारी चीज़ें ट्रांसलेट कर रही हो, तो तुम इस पर हेल्प कर सकती हो उसको तैयार करने में, उस नोट को तैयार करने में और उस इन्फॉर्मेशन को तैयार करने में। तो आप सार्क मीटिंग से पहले नहीं दिल्ली आ जाइए और इसकी आप हेल्प कीजिए 2 दिन के लिए और फिर आप वापस चले जाइए। माधुरी गुप्ता को भनक भी नहीं लगी। वो 24 अक्टूबर 2010 को दिल्ली लैंड करती हैं। इसी बहाने उनको बुलाया गया था। इधर दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल को ये जानकारी दे दी गई थी। उसके बाद वो उतरती हैं, डिप्लोमेट जो उनका पासपोर्ट है उसके साथ उसका कलर अलग होता है, और फिर दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल के शिकंजे में आ जाती हैं और इसके बाद फिर उनसे पूछताछ होती है सारी, और फिर वो धीरे धीरे अपना सारा खुलासा करती हैं। इस पूरी पूछताछ के दौरान जो उन्होंने कही वो कई चीज़ें हैरान करने वाली थी। एक ये कहा कि हाँ, मैंने जासूसी की और मुझे इसका कोई अफसोस नहीं है। मैं ये जासूसी अपने जो सीनियर अफसर उनको सबक सिखाने के लिए करती थी, इसलिए कि वो लोग नाकाबिल हैं, वो कामचोर हैं, उनको काम नहीं आता, और जो हम लोग मेहनत करते हैं वो दिल्ली में नहीं, दिल्ली में सरकारों के आगे रख कर बेच कर और वाहवाही वो लोग लूट लेते हैं और हम सारी मेहनत हमारी बर्बाद हो जाती है। पाकिस्तान की एम्बेसी में रहने के दौरान वहाँ पे इस्लामाबाद में कहा कि मैंने अपने बलबूते पे इंडिया के लिए जासूसी करने की कोशिश की, लेकिन मुझे मेरे अफसरों ने हड़का दिया और कहा कि जो तुम्हारा काम है तुम सिर्फ वही करो। माना कि हाँ, मैंने डील के लिए पैसे लिए और ये सब कुछ, लेकिन मैंने वो किया क्योंकि मुझे बदला लेना था अपने सीनियर अफसरों से, क्योंकि वो मुझे जासूसी करने नहीं दे रहे थे और उसके अलावा मुझे आगे पोस्टिंग अच्छी जगह और चाहिए थी, यूएस में, इसके अलावा इंग्लैंड में, लेकिन मुझे वो पोस्टिंग भी नहीं मिल रही थी। सारी चीज़ें हुई। इसके बाद जो सबसे ख़तरनाक बात आई सामने वो ये आई कि उसी वक्त 26/11 उससे पहले हो चुका था और
लगातार भारत सरकार डोजियर पे डोजियर पाकिस्तान को दे रहा था और हाफिज़ सईद और तमाम लोगों के ख़िलाफ़ वहाँ पे मुकदमा इंटरनेशनल में भी ये इशू उठ रहा था। तो उसको लेके जो भी हमारी तैयारी और मांग होती थी वो भी पाकिस्तान को पहले से पता चल जाती थी। तो माधुरी गुप्ता के ऊपर बाकी जितने जो कॉन्फिडेंशियल डॉक्यूमेंट्स थे वो देने के साथ साथ जो इल्ज़ाम तो लगे क्योंकि उसमें ये भी था कि 26/11 से रिलेटेड जितने भी केस थे और इंडियन गवर्नमेंट की जो पॉलिसी थी या कुछ उस पर प्लानिंग थी कि कैसे पाकिस्तान को घेरना है, कैसे वहाँ की अदालतों में ये सारी चीज़ें देनी है, क्योंकि वहाँ अदालत में ही मुकदमा दर्ज हुआ था, उसको लेके 26/11 और ख़ासतौर पर कसाब माधुरी गुप्ता ने राणा को बहुत सारी जानकारी लीक कर दी थी और इसका भी काफ़ी नुकसान हुआ था। तो ये सारी चीज़ें बाद में उनके सारे ईमेल्स, ये सारी जो जानकारी दी थी उसको खंगाला किया और आखिर में ये पाया गया कि हाँ, माधुरी गुप्ता ने हिंदुस्तानी होते हुए पाकिस्तान के इस्लामाबाद के एम्बेसी में काम करते हुए पाकिस्तान के लिए जासूसी की और इसके वजह थी एक ये थी कि उनको पैसे चाहिए था और दूसरा ये कि जासूसी का जो शौक़ था वो जासूसी का पूरा नहीं कर पाए। तो इसके ज़रिए वो हालांकि देशद्रोह और गद्दारी का तमगा लेकर ये काम किया और तीसरा ये कि अपने सीनियर अफसरों को सबक सिखाना चाहती थी। तो ऐसे बहुत सारे केसेस हैं जिसमें आप जासूसी के लिए बड़ा गर्व महसूस होता है, लेकिन जब आप अपने ही देश के ख़िलाफ़ जासूसी करने लगें तो वो गद्दारी की कैटेगरी में आता है। तो हाल के ज़माने में, हाल के दिनों में अगर हम देखें तो एक महिला जिसका एक लंबा करियर था, 53 साल की उम्र, करीब 20-25 साल से ज़्यादा फॉरेन मिनिस्ट्री में गुजार दी, अलग अलग देशों में काम किया, काबुल गई, बगदाद गई, दिल्ली में रही और ये भी कहते हैं कि शायद अगर ये इस्लामाबाद का अगर उनका टेन्योर पूरा हो जाता तो उसके बाद उन्हें लंदन या यूएस भेजने की भी बात आ रही थी, क्योंकि अपने काम में माहिर और हरफन मौला थी, इसमें कोई शक नहीं था, लेकिन ख्वाहिशें और बाकी चीज़ें बहुत ज़्यादा थी और इसी लालच में फिर ऐसा हुआ कि इज़्ज़त भी गई, नाम भी गया, गद्दारी का तोहमत अलग लगा। तो ये थी कहानी एक ऐसी। तो उम्मीद करता हूँ गाइज ये एक फ्रॉड जासूस, जो कि जासूस क्या, इसको तो दुश्मनी बोलेंगे देश का, इसकी कहानी सुन के आपको बहुत ही अच्छा लगा होगा। बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी थी गाइज। मैं आपको बता दूं कि अपने इस चैनल पर केवल आपको इंटरेस्टिंग स्टोरियां ही सुनने को मिलती हैं, मिलेंगी और मिलती रहेंगी, क्योंकि गाइज मैं ऑल ओवर द वर्ल्ड जो सबसे ज़्यादा डिमांडिंग, इंटरेस्टिंग और सर्चेबल स्टोरियाँ होती हैं, कीवर्ड के हिसाब से मैं आपके लिए यहाँ पे लेके आता हूँ गाइज। तो गाइज मैं आपको बता दूँ कि इंटरेस्टिंग स्टोरियाँ आपको सुननी अगर अच्छी लगती हैं तो आप यहाँ पे बिल्कुल बने रहें और सब्सक्राइब करके रखें, क्योंकि इंटरेस्टिंग स्टोरियाँ केवल आपको यहीं पर सुनने को मिलेंगी। तो मिलते हैं एक नई इंटरेस्टिंग स्टोरी के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद।